वैचारिक विद्रोह, देशद्रोह। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। वैचारिक विद्रोह, देशद्रोह, क्या सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या वैचारिक विद्रोह देशद्रोह है? क्या सिस्टम से सवाल देशद्रोह है? और क्या सरकार और सिस्टम के आगे ना झुकना यह भी देशद्रोह है? क्या देशद्रोह मतलब अंग्रेजों के जमाने का कानून, 152 साल पुराना कानून, 1870 का कानून देशद्रोह? क्या उसके अब खत्म होने का टाइम आ गया? क्या 124 ए राजद्रोह, देशद्रोह का टाइम ओवर हो गया है? क्या देशद्रोह कानून को हटा देना बाकी देश हित में है? क्या उसके दुरुपयोग को रोकना देश हित में है? आज हम यही डिबेट करेंगे, आज हम यही सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये सुप्रीम सवाल है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देशद्रोह कानून पर बहस हुई, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने इस कानून पर ही रोक लगा दी है। फिलहाल अंतरिम रोक एक तरीके से पॉज बटन दबा दिया है, पॉज बटन दबा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सिडिशन में कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी। देशद्रोह की कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी अगले आदेश तक, और पहले से चल रहे केस भी ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे, मतलब स्थगित है एक तरीके से। मतलब देशद्रोह कानून पर रोक, इसके रिव्यू तक लगाई गई है। अब इसके रिव्यू होगा, नई गाइडलाइंस आएंगी। वहीं केंद्र सरकार ने भी कहा है कि सरकार इस कानून पर विचार करेगी। साथ ही केंद्र सरकार ने भी कहा कि गंभीर अपराध वाले इस कानून के दायरे से बाहर नहीं रखे जाने चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? कि देश के खिलाफ बातें करना, देश को तोड़ने की साजिश रचना, भारत तेरे टुकड़े होंगे या इस तरह की नारेबाजी करना, भारत की चिकन नेक काटने की धमकी देना, देश के दुश्मनों का साथ देना, देश विरोधी नारेबाजी लगाना, अब देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या देशद्रोह कानून हटाना देश हित में होगा या कानून में बदलाव देश हित में होगा? मतलब बदले के लिए कानून का इस्तेमाल या बदलाव जरूरी है? क्या उन लोगों से देशद्रोह के आरोप हटा लेना सही होगा जो भारत के टुकड़े होने के नारों को अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं? और क्या आप देश विरोधी काम करने वाले देशद्रोही नहीं माने जाएंगे? मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं और अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं। अमन लेखी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से भी मेरे साथ अमन पवार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बतौर अधिवक्ता भी आज मैंने आपको बुलाया है, बतौर लॉयर भी आप समझा पाए। सरकार इसके अगेंस्ट है कि इस पर पॉज बटन नहीं दबाना चाहिए, एक पीआईएल से पॉज बटन दबा दिया गया है। आप किस तरफ हैं कि क्या देशद्रोह कानून को खत्म कर देना सही होगा, मतलब उसको, उस पर रोक लगा देना सही है? जय हिंद, वंदे मातरम, सो नाइस टू सी यू अगेन। जय हिंद। देखिए अमन भाई, हमारे मुंह से निकलता है गंगा मैया गंदी हो गई। गंगा मैया नहीं गंदी हुई, अरे भाई हमने उन्हें गंदा किया। कोई गंगा मैया गंगोत्री से अंदर से गंदगी लेके नहीं आई, हमने उन्हें गंदा किया। बाय एंड लार्ज कानून कभी गलत नहीं होता, बाय एंड लार्ज। अब कोई अपवाद हो, वो एक अलग बात है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है और एग्जीक्यूशन उसका गलत हो जाता है। टाडा गलत था, बिल्कुल गलत नहीं था, एग्जीक्यूशन गलत हो गया। डाउरी एक्ट तक का एग्जीक्यूशन गलत हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यह तो एक एक्सटॉर्शन एक्ट बन गया है। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। सिडिशन को जब हम पढ़ते हैं और इसकी कमेंट्री पढ़ते हैं, मेरा यह मानना है कि अगर सिडिशन कानून कंटिन्यू करना है तो इसमें एक बेसिक चेंज आना चाहिए। गवर्नमेंट की जगह जो आता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो हो जाना चाहिए अगेंस्ट द नेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, सिडिशन कानून मेरे हिसाब से खत्म होना चाहिए और एक अलग से पूरा एक्ट आना चाहिए, एंटी नेशनल प्रिवेंशन एक्ट, जो सिडिशन कानून से भी ज्यादा सख्त होना चाहिए। सख्त होना चाहिए, यह कम है, और होना चाहिए, लेकिन बस उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इस टाइम एक कानून से 124 आ से काम नहीं चलेगा। पूरा एक्ट लाओ, सिडिशन को एक्सप्लेन करो,
कम से कम उसमें उम्र कैद की तक की सजा हो, कम से कम। इस तो देश को इस वक्त उसकी क्या गारंटी? मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर रिजवान, हाँ। ये जो ऊपर जो हम इस वक्त जो पंक्तियां चला रहे हैं कि दुरुपयोग से बचाओ, सख्त देशद्रोह कानून बनाओ, ये मैंने भी लिखा है। ये मैंने भी इस पर जब डिबेट के लिए आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाई एक चाकू का मैं आपको बता रहा हूं भाई, जैसे एक चाकू का इस्तेमाल भाई सब्जी काटने के लिए भी होता है और मर्डर के लिए भी होता है, तो हम चाकू का इस्तेमाल करना थोड़ी ना छोड़ देते हैं। जी। अब वैसे ही हम लोग कहते हैं कि भाई जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, अब उससे तबाही भी होती है लेकिन वो डेटरेंट का काम करता है। अब ये तो है नहीं कि न्यूक्लियर हिरोशिमा नागासाकी हुआ तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना छोड़ देंगे आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि एंटी नेशनल प्रिवेंशन एक्ट होती है, न्यूक्लियर एनर्जी से हमें बहुत कुछ मिलता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसका भी मिसयूज नहीं होगा, ये कैसे फिर सुनिश्चित होगा? तो उसका भी एंटी नेशनल प्रिवेंशन एक्ट, पता नहीं ऐसा कुछ अब आप कह रहे हैं, देखिए, उसका भी तो मिसयूज हो जाएगा फिर। अब ये जो मैंने आपसे बोला एंटी नेशनल प्रिवेंशन एक्ट आना चाहिए। अब दुरुपयोग होगा नहीं होगा, इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो गवर्नमेंट करती आई है, चाहे कोई भी हो, वो किसी सख्त कानून का दुरुपयोग करती आई हैं। हाँ। उस पर ये लोग बहस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बतौर अधिवक्ता मैं उस पर क्या बहस करूं? ठीक है, चलिए गौरव भाटिया अब आपको नजर आ रहे हैं, पूरा पैनल इस वक्त आपको नजर आ रहा है, सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता है। गौरव भाई बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ अमन पवार कांग्रेस पार्टी से हैं और अमन लेखी भी। आज डिबेट में तीन अमन है, अमन लेखी जी हैं, अमन पवार है और मैं गौरव आपसे शुरू कर रहा हूं। आप थोड़ा सा देरी से जुड़े, आप लोग इसके अगेंस्ट, मतलब आप सरकार का पक्ष था कि पॉज बटन दबाना नहीं चाहिए था, मतलब इसका रिव्यू ठीक है लेकिन इस पर रोक लगना ठीक नहीं। गौरव, यही सरकार का पक्ष है? देखिए अमन जी, एक बात जरूर कहूंगा, इस देश की जो जनता है ना, वो बहुत समझदार है। ये राहुल गांधी यूनिवर्सिटी वाली बातें अब चलती नहीं है। और मैं आपके समक्ष देखिए रखता हूं वो आदेश जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज पारित किया है। दो बड़ी बातें जो सभी दर्शकों को, देश की जनता को पता होना चाहिए। आपने सबसे पहले कहा कि केंद्र की सरकार ने एक दलील रखी, सर्वोच्च न्यायालय ने उसके खिलाफ फैसला दिया है, ऐसा एक भाव बताया जा रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय से ही पढ़ रहा हूं मैं जो आदेश है। इसमें लिखा है, इट इज क्लियर दैट द यूनियन ऑफ इंडिया अग्रीज विद द प्राइमा फेसाई ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय दिस कोर्ट। मतलब केंद्र सरकार ने जो बात कही वही बात सर्वोच्च न्यायालय के मन में भी थी। तो दोनों एक तरफ हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो फैसला हमने करा उसको काट के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। दूसरी बात देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में जहां सरकारें होती हैं, जिसका भुक्त भोगी एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पत्रकार जो ईमानदारी से, निर्भीकता से पत्रकारिता कर रहा था, इस वक्त चैनल पे बैठा हुआ है। उसका नाम है अमन चोपड़ा। राजस्थान की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया। और इस आदेश में अमन जी एक बड़ी बात और है कि अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट को बताया कि 124A राजद्रोह का दुरुपयोग, जब नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ती है तो उसको लगा के भी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिख दिया है। अब मैं बड़ी बात एक कहता हूं, आपको मालूम है इस पे कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। ये हर जगह सर्वविदित है कि 74 साल तक 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी में दमखम नहीं था कि ये अंग्रेजों का जो कानून है उस पर पुनर्विचार करें, अभिव्यक्ति की आजादी को आगे बढ़ाएं। ये काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया हलफनामा देके, और इसीलिए इन लोगों को तकलीफ है क्योंकि ये कन्हैया कुमार के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन ये देशद्रोहियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, ये पत्थरबाजों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। वो कह रही है कि ये उनकी जीत हुई है। ये देशद्रोह कानून पर रोक सही या नहीं, बस एक बार मुझे बता दीजिए, फिर मैं अमन जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी से हैं। अमन जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन गौरव भाटिया सीधा सा सवाल, देशद्रोह कानून पर 124(1) पर रोक सही या नहीं, ये बता दीजिए बस, अंतरिम रोक। देखिए अमन जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा। ये राहुल गांधी तो कह सकते हैं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय दो व्यक्ति चला रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता भी हूं और मैं एक अधिवक्ता भी हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि हमने एक पक्ष रखा, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई, पुनर्विचार होगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो कहीं ना कहीं जो हमारी मंशा है
उसी का एक प्रतिबिंब है, जिसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन